हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अनुसार इस वीडियो में हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स की बात करेंगे। इसके कई प्रकार हैं जिन्हें फर्दर वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्टिंग के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कई प्रकार हैं, जिनमें से आज हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान की। इस प्रकार की रिसर्च में पहले घटित हुई हिस्टोरिकल इवेंट्स का सूक्ष्म अध्ययन करके प्रेजेंट में व्याप्त समस्याओं, विचारधाराओं आदि का मूल आधार जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर इन 1961, हिस्टोरिकल रिसर्च इज द क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स, डेवलपमेंट्स and experiences of the past, the careful weighing of the evidence of the validity of sources of information of the past and the interpretation of the evidence. And according to Whitney in 1963, historical research deals with past experiences. Its aim is to apply the method of reflecting thinking to social problems still unsolved by means of discovery of past trends of events, facts and attitudes. It traces line of development in human thought and action in order to reach some basis for social activity। अर्थात इस प्रकार की रिसर्च का मेन उद्देश्य पास्ट की इवेंट्स का क्रॉनिकली डेवलपमेंट होने का एनालिसिस करना, ताकि वर्तमान में उपस्थित जो भी कंडीशंस हैं उनका इवेल्युएशन ठीक प्रकार से किया जा सके और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी मेकिंग में नए डायमेंशंस को खोजा जा सके। इसके अलावा पूर्व में जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधारा जा सके और प्रेजेंट में उन्हें ना दोहराया जाए। अतः इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो प्रेजेंट में प्रॉब्लम की रूट्स को ढूंढने का प्रयास करती है और पूर्व में हुए अच्छे कार्यों से सीख लेने को कहती है। हिस्टोरिकल रिसर्च के दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत। इसके अंतर्गत किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड प्रत्यक्षदर्शी सामग्री, जिसमें हम स्पष्टता देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, स्क्रिप्चर्स, स्टोरीज, डायरीज, एडवर्टीजमेंट्स, प्रोवर्ब्स, सर्टिफिकेट्स, vessels, pictures, coins, arts, fossils, etc. According to Kurlinger in 1964, our primary sources is the original repository of an historical datum, like an original record kept of an important occasion, an eyewitness description of an event, a photographs, minutes of organization, meeting and so on. इसका दूसरा स्रोत है गौण स्रोत। इस प्रकार के सोर्सेस में जो मौलिक या बेसिक प्रूफ्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके अलावा सर्टिफिकेट्स और डिस्क्रिप्शन अन्य साधनों द्वारा प्राप्त होते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो साक्ष्य होते हैं वो इवेंट से रिलेटेड या इवेंट में शामिल व्यक्ति, वस्तु आदि नहीं होते हैं, बल्कि उनका उल्लेख करने वाले थर्ड पर्सन या सोर्सेस होते हैं। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इससे प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं वो ओरिजिनल इवेंट से काफ़ी दूर होती हैं या उनमें बहुत सारे मैनिपुलेशन शामिल होते हैं। According to Kurlinger in 1964, a secondary sources is an account or record of an historical event or circumstances, or one more steps removed from an original repository. अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। इसमें होने वाले मैनिपुलेशंस के कारण इस प्रकार की रिसर्च पर अब शोध कार्य बहुत ही कम किए जाते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड है, इसमें अध्ययन की जाने वाली जो घटनाएं होती हैं वो पास्ट की होती हैं, जिन्हें हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। थर्ड है, ऐसी रिसर्च में प्राप्त होने वाली सूचनाएं और संसाधन कितने सही और विश्वसनीय हैं ये पता नहीं होता है। फोर्थ है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राप्त सूचनाएं और तथ्य विश्वसनीय हैं, परंतु किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस या इमोशन के कारण रिसर्चर इसका उल्लेख ठीक प्रकार से नहीं करता है। अर्थात उसमें ऑब्जेक्टिविटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सब्जेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दूसरे टाइप्स, यानी कि सर्वे रिसर्च की। सर्वे या सर्वेक्षण शब्द अंग्रेज़ी के दो शब्द सर्व और वे से मिलकर बना है, जिसमें सौर का अर्थ होता है ओवर और वे का अर्थ होता है टू लुक, जिन्हें मिलाकर पढ़ने पर संपूर्ण अर्थ निकल कर आता है ऊपर से देखना या अवलोकन या अन्वेषण करना। डिक्शनरी के अनुसार सर्वे का अर्थ होता है सरकारी आलोचनात्मक निरीक्षण करना, जिसका मेन उद्देश्य है किसी क्षेत्र की स्थिति आदि के बारे में सटीक सूचना प्रदान करना, जैसे किसी ऑफिस या स्कूल का सर्वेक्षण करना। इस प्रकार की रिसर्च का यूज़ साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है, जिनके आधार पर सर्वे रिसर्चर नेचुरल कंडीशंस में व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जाने वाले बिहेवियर, एटीट्यूड और ओपिनियन के आधार पर उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल एफिलिएशन की स्टडी करता है।
फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इलेक्शन में कौन सीएम या पीएम बनेगा, लॉकडाउन के दौरान कौन सी गतिविधियां लोगों ने सबसे ज़्यादा की, या कौन से टेलीविज़न प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा गया, इत्यादि। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अकॉर्डिंग टू कलिंगन इन 1986, सर्वे रिसर्च स्टडीज लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन ऑन universe by selecting and studying samples chosen from the populations to discover the relative incidence, distribution and interrelations of sociological and psychological variables। अर्थात सर्वे रिसर्चर जो होता है वो इस प्रकार की रिसर्च में पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ करके उन पर साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल वेरिएबल्स के अंतर संबंधों का पता लगाता है। साथ ही उनकी जो ये संबंध है उसकी वो कितने जस्टिफाई किए जा सकते हैं पूरी पॉपुलेशन पे, ये भी खोजने का प्रयास करता है। अब बात आती है इसके टाइप्स की, तो इसके डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होने के कारण इसके कई प्रकार हैं, जैसे डेमोग्राफिक सर्वे। इस प्रकार के सर्वे में किसी देश या राष्ट्र की ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने मेल फीमेल हैं, कितने मैरिड अनमैरिड हैं, कितनी जन्म और मृत्यु दर है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, इनकम क्या है, एज क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड है सोशल इन्वायरमेंटल सर्वे। इसमें विभिन्न प्रकार के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का जन समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। थर्ड है सोशल एक्टिविटी रिलेटिव सर्वे। इसमें एंटरटेनमेंट करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, रेडियो, म्यूज़िक, न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है ओपिनियन एंड एटीट्यूडनल सर्वे। इसमें सोशल प्रॉब्लम जैसे कोई वाद विवाद हो रहा हो, या जैसे डॉरी है या छुआछूत है, फैमिली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसी कंसिडर करनी चाहिए, आदि के बारे में लोग क्या राय रखते हैं, इसका प्रयास किया जाता है जानने का। इसके अलावा नेक्स्ट आती है जॉब एनालिसिस सर्वे। इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब एनालिसिस और कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस शामिल होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी सर्वे, जिसमें किसी भी घटना विशेष के बारे में जो कॉज एंड इफ़ेक्ट होते हैं उसका पता लगाने का काम किया जाता है, जैसे चाइल्ड एब्यूजिंग के क्या कारण हैं, लंग कैंसर के क्या कारण हैं इत्यादि। इसके अलावा नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव सर्वे। इसमें किसी विशेष तथ्य या समस्या से संबंधित डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स का इवैल्यूएशन करके उनके प्रति जो प्रेजुडिस उत्पन्न हो रहा है उसके उत्पत्ति का कारण ढूंढा जाता है। इन सब के अलावा कर्लिंगन ने सर्वे रिसर्च को डेटा कलेक्शन के आधार पर 4 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है इंटरव्यू सर्वे। ये एक फेस टू फेस प्रोसेस है जिसमें इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट से उसके मत, उसके एटीट्यूड जो हैं वो रिसर्च स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ कर उसके रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करता है। इसके लिए वो पहले से क्वेश्चंस बना लेता है। कैनल और खान ने 1986 में बताया था कि इस प्रकार की रिसर्च के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो है एक्सेसिबिलिटी, कॉग्निशन एंड मोटिवेशन, क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से स्टडी रिलेटेड जो स्पष्ट क्वेश्चन बनाए या पूछे जा सकते हैं वो पॉसिबल होता है, और साथ ही रिस्पोंडेंट से सही आंसर कैसे लिया जा सके उसके लिए उसे मोटिवेट किया जा सकता है। अन्यथा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सुपरफिशियल होगी। इसके लिए ये जो इंटरव्यूअर होता है उसको एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर इंटरव्यूअर में बायसनेस आ जाती है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें नहीं होती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। इसके अलावा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक खर्चीली है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है मेल सर्वे या डार्क सर्वे। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर रिस्पोंडेंट को मेल कर दी जाती है, और रिस्पोंडेंट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जल्द इसे भरकर भेज दे। यह विधि इंटरव्यू से कम खर्चीली है और क्विक रिस्पोंडेंट है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स जल्द ही प्राप्त हो जाते हैं, और इसे जो दूर बैठे लोग हैं उनसे भी रिस्पॉन्सेस लिए जा सकते हैं। परंतु इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अधिकांशतः 40 to 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिस्पोंडेंट भर के भेजते हैं। अगर वो उन्होंने भेजा है तो वो रियल रिस्पॉन्सेस हैं या रियल कैंडिडेट के थ्रू भेजे गए हैं, इस पर डाउट रहता है, क्योंकि कभी कभी परिवार के किसी भी मेंबर के द्वारा इसे फिल करके भेज दिया जाता है। थर्ड टाइप आता है पैनल सर्वे या सामूहिक सर्वेक्षण। इसका उद्देश्य होता है किसी एक प्रॉब्लम या वाद विवादित विषय को चूज़ करके जो उसमें सोशल चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति व्यक्ति क्या विचार रखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानना। अर्थात इसमें एक निर्धारित समय के भीतर ही रिस्पोंडेंट्स को 2 बार रिस्पॉन्सेस उनसे लिए जाते हैं।
कि पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है। इससे उनके विचारों में आए हुए बदलावों को जानने की सहायता मिलती है। इस विधि का ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट नहीं मिलते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो ये सर्वे का जो होता है वो अधूरा रह जाता है। और रिस्पॉन्सेस कभी कभी ये भी होता है कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, तो वो उनके इमोशन इसमें अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो दोबारा जब रिस्पॉन्स देते हैं तो वो अच्छे नहीं होते हैं, वो कुछ ना कहीं से बाइस्ड हो जाते हैं। फोर्थ आता है टेलीफोन सर्वे। इसमें टेलीफोन पर ही रिसर्चर क्वेश्चन पूछ कर रिस्पोंडेंट के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो नोट डाउन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये बहुत ही सरल और शीघ्रता से इंफॉर्मेशन देने वाली एक प्रोसेस है, क्योंकि परंतु इसमें भी इंफॉर्मेशन कितनी सही है ये पता नहीं होता। इसके साथ ही हर जगह फ़ोन अवेलेबल हो ये पॉसिबल नहीं है। इस कारण से ये जो इससे जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि वो वैध नहीं निष्कर्ष निकाल पाती हैं। तो ये थे सर्वे रिसर्च के टाइप्स। अब हम बात करते हैं सर्वे रिसर्च के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सर्वे रिसर्च का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसके लिए एक समय में बहुत बड़ी जनसंख्या से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, वो भी ईजिली हो जाती है। सेकेंड है चूँकि इसमें सैम्पल सिलेक्शन जो होता है वो रैंडम बेस्ड होता है, तो इसमें जो रिज़ल्ट होते हैं वो एक्यूरेसी उसमें पाई जाती है। और थर्ड है रैंडम सैम्पलिंग के कारण ही इसमें जो स्टैंडर्ड एरर आने की संभावना होती है उसकी गणना आसानी से की जा सकती है। और साथ ही रिज़ल्ट कैसे आएंगे इसके बारे में प्री एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, जो कि एक सोशल लाइफ का एक सजीव चित्र प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि ये बहुत कम खर्चीली और कम समय में अधिक सूचना प्रदान करने वाली प्रोसेस है। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की, तो यह केवल एक सिंपल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को ही जस्टिफाई या के लिए यूज़फुल है, क्योंकि इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा गंभीर विषयों की स्टडी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें स्टडी का सूक्ष्म और गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता है। थर्ड है कि इसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं उसके रिस्पॉन्सेस सुपरफिशियल होते हैं, और कभी कभी रिस्पोंडेंट जो होते हैं जो उनके रिस्पॉन्सेस जिनसे प्राप्त होने होते हैं उनसे ना प्राप्त होकर फैमिली मेम्बर के द्वारा दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि इंटरव्यू सर्वे के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की सेटिंग के आधार पे ही रियल इमोशंस और जो रियल जो इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त की जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।